अच्छा, मैं भी किसी से ताली बजाने के लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि कभी आएगा ताली बजाओ, क्यों बजाए, तेरे नौकर हैं क्या, क्यों बजाएं, अच्छी कविता होगी तो बजा देंगे। तो इसलिए मैं किसी से ताली बजाने के लिए नहीं कहता हूं। मैं दिल्ली गया, मैंने कहा सभी श्रोता दोनों हाथ ऊपर उठाएं, ताली बजाएं। 4000 श्रोताओं ने ऊपर को हाथ उठाए, ताली बजाई। दादा सच कहता हूं 300-400 श्रोताओं की यहां से उधर गई। अब मैं क्यों नुकसान कराऊं किसी का। तो मैं नहीं कहता ताली बजाने के लिए किसी से। मैंने तो ताली बजाने का एक कोड वर्ड बना रखा है। जब मैं ऐसे करूं, समझ लो तुम्हें ताली बजानी है। एक बार रिहर्सल करते हैं जोर से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से जिंदे रहो। हाँ। मैं भी देखो भाई कम है लेकिन दम है, दम है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये मुड़ेर सिंह नहीं, पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान की जनसंख्या, ये हिंदुस्तान का नक्शा, पीछे खड़े हुए कारगिल की पहाड़ियों जैसे लग रहे हैं। और ये ऐसे लंका, ये रावण संचालन कर रहा है। सीता जी मेरी तरफ चश्मा ला के देख रही हैं, आगे कुंभकर्ण मेरी तरफ गड्ढा हट के बैठा हुआ है, मैं विभीषण फंस गया इनके बीच में आकर के। देखो मैं हास्य का कवि हूं, वास्तव में टेंशन नहीं देना चाहिए। ये टेंशन बहुत ही बुरी चीज होती है। आदमी को हंसते रहना चाहिए हर समय, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। मैं सच कहता हूं, क्योंकि मैंने 2 लाइन लिखी थी कि सुख मिले संसार का या सब रस मिल जाए। सब रस मेरा नाम है, वैसे मैं ठहनुआ हूं, जाट हूं, मुरसान से आया हूं। सब रस मुरसान ही लिखता हूं कि सुख मिले संसार का या सब रस मिल जाए। तुलसी ऐसी, तुलसी उस जगह न जाइए जहां एक कप मिले न चाय। तो आपको तो चाय भी मिल गई, खाना भी मिल गया, इसीलिए आप मस्ती में सुने। तुलसीदास ने हालांकि नहीं लिखा था, मैंने अपना नाम जोड़ दिया है, क्योंकि तुलसीदास को जब सब जानते हैं, मुझे कोई जानता नहीं, इसीलिए लिखी तो मैं नहीं, पर तुलसीदास का नाम जोड़ दिया मैंने उसमें कि मैं भी विख्यात हो जाऊं। नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह। उस जगह कभी मत जाओ जहां तुम्हें कोई झेल नहीं सके, उस जगह मत जाओ। उस जगह जरूर जाओ जहां लोग तुम्हारा इंतजार करें, वहां जाना चाहिए आदमी को। और तुम्हें देख करके कोई अपना दरवाजा बंद कर लेता है, कुंडी लगा लेता है अंदर से, तो ध्यान रखना दादा, बाहर भी कुंडी होती है। बाहर की कुंडी लगा के चुपचाप घर आ जाना। सच में टेंशन नहीं होना चाहिए। एक आदमी अच्छा खासा 4थी मंजिल पर घूम रहा था, दूसरा आदमी आया, टेंशन दे गया, ऊपर को मुंह किया, बोला फूल सिंह तेरी छोरी का एक्सीडेंट हो गया। अच्छे खासे को टेंशन दे गया। फूल सिंह टेंशन में नीचे को उतरा 4थी मंजिल से, 3री मंजिल पर फूल सिंह आया, तब उसे होश आया, मेरे तो कोई छोरी है ही ना, मेरे तो कोई छोरी है ही ना। और फूल सिंह जब 2री मंजिल पर आया, तब उसे होश आया, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। और जब सबसे नीचे आया, तब उसे होश आया, मेरा तो नाम ही फूल सिंह नहीं है। इसलिए टेंशन में मत रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। इस बेटी ने बहुत अच्छी कविता सुनाई, सच में कहता हूं, देशभक्ति कविता। इसके संस्कार कितने अच्छे हैं, नहीं तो नेट पर देख लो, आजकल इस देश की लड़कियां उल्टी सीधी रील बना रही हैं, उन्हें शर्म नहीं है, अधरंगी डोलती हैं, उल्टी सीधे असली वीडियो बना रही हैं। मैं इसे धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी सब बेटियां हो जाएं, इस देश का उद्धार हो जाए। नहीं तो यूं करते जाओ, देखते जाओ कितनी गंदी गंदे ये देश के संस्कार हो गए। ये पश्चिमी सभ्यता भारत में आई क्या, यहाँ के बच्चों की जिंदगी बिगाड़ के रख दी इसने। बहुत उसे धन्यवाद। वो देशभक्ति की कविता कर रही थी। मैं देशभक्ति से शुरू करता हूं। मैं हास्य का कवि हूं। हंसते हंसते मैं भगत सिंह समझो मुझे, क्योंकि भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़े थे, तो मैं भी हंसते हंसते भारत की और जो है वीरता की बात करता हूं। देखें आप, ये पाकिस्तान, ये चीन हमारा क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। एक लाइन की कविता लिखी है मैंने। इस संसार में कोई कभी आज तक एक लाइन की कविता नहीं लिख पाया, और न लिख रहा है और न जिंदगी में लिख पाएगा। और लिख भी लेगा तो मेरा क्या करेगा।
लिख ले, तेरा कागज तेरी कलम, क्या करेंगे हम। पर एक लाइन की कविता कोई नहीं लिख पाया। देख ले इस चीन और पाकिस्तान के एक लाइन की कविता क्या है कि ए चीन ए पाकिस्तान तुम कुछ भी कर लो अंत में मरोगी। कविता खत्म। इन्हें तो मरना है हर हालत में। क्या करेंगे भारत का? विश्वास करो कि ए चीन ए पाकिस्तान हम तेरी मौत का बाग लगा देंगे। ए चीन ए पाकिस्तान हम तेरी मौत का बाग लगा देंगे और श्री हरिदास फिर से पेट्रोल खरीद कर और तुझको छिड़क कर तुझमें आग लगा देंगे। क्या करेंगे ये हमारा? कुछ नहीं कर सकते। दादा मैं तो वहां गया चीन में गया घूमने के लिए। अच्छा तुमने देखा होगा चीन के आदमी की आंखें कैसी होती हैं, जैसे तोते को पानी भरी बाल्टी में डाल दो, आंख तोते की यूं करता। फिर चीनी की आंखें देखो और वहां का उत्पादन देखो, 3 फुट का उत्पादन वहां का, भारत का 6 फुट का 7 फुट का। अब मैं चीन घूमने गया तो सारे चीनी छोटे छोटे और मुझे खड़े होकर यूं देखे यूं, और मैं उन्हें ऐसे देखता, झंडा ऊंचा रहे हमारा, मैं ऐसे देखता, सब चीनी छोटे छोटे। तो वहां एक जो विदेशी खड़ा था वो हिंदी भी जानता था और चीनी भी जानता था। तो मैंने चीनियों से पूछा, मैंने क्यों तुम्हारे चीन में कोई मेरे जैसा 6-7 फुट का आदमी नहीं है पूरी चीन में? तो एक चीनी मुझसे बोला कि अब उसने क्या कहा मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा भाई साहब चीनी जानते हो, हिंदी जानते हो? बोले हाँ जानता हूं। तो मैंने ये क्या कह रहा है? बोले ये कह रहा है हाँ पूरी चीन में एक आदमी है 6 फुट का। तो मैंने कहा वो कहां पर है, मुझे दिखाओ वो कहां पर है। तो वो चीनी बोला कि ख्वाखुआ। ये क्या कह रहा है कि ख्वाखुआ जिले में के अंदर है। तब मुझे पता लगा कि कभी उस जिले में चीन में मेरे पिताजी घूमने गए होंगे। तब एक आदमी 6 फुट का पैदा हुआ वहां जाकर के, और मेरे पिताजी नहीं जाते तो 6 फुट का जिंदगी में कर नहीं सकते पैदा वो। सच कहता हूं। तब उस चीन के लिए मैंने 4 लाइन लिखी, आप देखें। ऊंचा है हिंद गगन से जो सीला पवन अगन से, ऊंचा है हिंद गगन से जो सीला पवन अगन से, मत उलझो मेरे वतन से नहीं तो मर जाओ कसम से। ये भारत तो विश्व पर भारी है, ये भारत तो विश्व पर भारी है, विश्व गुरु की तैयारी है ये भारत तो। ऐसा सुनने संतोष माते कथा हो रही है, ताली बजाना भी भूल जाते हैं। ये भारत तो विश्व पर भारी है, विश्व गुरु की तैयारी है कि तुम हो 3 फुटैया हम हैं 7 फुटैया, तुम हो 3 फुटैया हम हैं 7 फुटैया। पानी मांगे तेरी नानी रोबे तेरी मैया, पानी मांगे तेरी नानी रोबे तेरी मैया। योद्धा है राम लखन से बांधेंगे तुझको कफन से, योद्धा है राम लखन से बांधेंगे तुझको कफन से। मत उलझो मेरे वतन से नहीं तो मर जाओ कसम से। ये भारत तो क्या करेगा? इस भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, विश्वास करो। अब ये सोमदत्त व्यास पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, मुझसे बोले तुम तो हंस के कभी हो, जिंदगी में वीर रस की कविता नहीं लिख सकते। हालांकि मैं लिखता नहीं हूं। इन्होंने कि जब चैलेंज किया तो विश्वास करो मैंने एक कविता लिखी 6 लाइन की। मैंने कि 1 लाइन याद कर लूंगा और मंच में जाके बोल लूंगा, जब भूल जाऊंगा तब मोबाइल निकाल लूंगा। आपने देखा होगा पहले लोग डायरी लेके आते थे, अब लोग मोबाइल निकाल के कविता पढ़ते हैं। क्यों भैया तुम याद नहीं तो क्यों आए हो? यहाँ याद है नहीं, कविता सुना रहे हो, क्यों सुना रहे हो?
तो मैंने नई कविता लिखी तो मैंने भी मोबाइल में लिख ली। अब ये सोमदत्त व्यास बोले, दोस्तों शबरस मुर्सानी आ रहे हैं, वो कविता सुनाएंगे वीर रस की। चैलेंज किया, मैं आया मंच पे, मैंने कहा दोस्तों मैं वीर रस की कविता सुना रहा हूं, सुने। अब एक लाइन याद, मैं मोबाइल निकाल लूंगा। मैं सुनो, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। अब एक लाइन याद मुझे। अब मैंने फिर बोला, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। मुझे फिर याद नहीं आया। श्रोता सोचेंगे आगे क्या बोले, और मैं बोलूं तो क्या बोलूं। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला, मोबाइल में कविता निकाली, भाई साहब डिलीट पे उंगली रख गई और कविता खत्म, मिट गई कविता उसमें से। अब मैं क्या बोलता, मुझे गुस्सा आया। फिर मैं बोला, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। एक श्रोता बोला, जब तक ये तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी। जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी तब तक जारी तेरी जंग रहेगी। तो मैं वीर रस का कवि नहीं हूं, फिर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हास्य का कवि हूं। मैं 3 तरह के गीत गाता हूं दादा, सुर के, असुर के, ससुर के। एक ससुर का गीत सुनाता हूं आपको, सुने आप। किसी नेता का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो नेता इस देश का मजाक उड़ा रहे हैं, मैं उनकी मजाक उड़ाऊं तो कोई बुरी बात भी नहीं है। नेता है, 100 नेताओं से 10 नेताओं में से 10 नेता ऐसे होते हैं जो देशभक्त होते हैं, बाकी तो वही घोटाले सब करते रहते हैं। ये देश चंद नेताओं पर चल रहा है केवल। तो ऐसे नेताओं को प्रणाम करता हूं, और जो घोटाले करते हैं उनकी मैं पोल खोलता हूं। सुने आप नेता कैसे हैं इस देश के। अच्छा, नेता पे तो मैंने पहले दिन एक पारा लिख दिया था कई साल पहले कि नेता एकम नेता आ, नेता दूनी लेता जा, नेता तिया लेक्चर झाड़, नेता चौका मुक्तमगार, नेता पंजे रेट बड़ा, नेता छिक्के पेट बड़ा, नेता सत्य हाजी हाँ, नेता अट्ठे नाजी ना, नेता नाम ठूठा, नेता ढाम झूठा। बच्चे लोग होते याद कर लेना, परीक्षा में आएगा, 2 साल बाद परीक्षा में आएगा ये कि नेता का परिभाषा लिखो नेता की। तो मैंने पहले ही तैयार कर दी है। नेता होता क्या है, देखो चुनाव हुए, गांव का एक ताऊ वोट डालने गया मशीन पे। अब वो बटन दबाने को सोच रहा किसको वोट दूं। 10 मिनट रह गए सोच रहा, तो अधिकारी बोला, ए ताऊ 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, बटन दबा, बटन क्यों नहीं दबा रहा है। तो वो ताऊ बोला, भाई अब मुझे याद नहीं आ रहा है, परसों किसी ने 20 पौआ भेजे मेरे घर। 20 पौआ जिसने भेजे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो हम लोग खुद गलती करते हैं, हम ऐसे नेताओं को वोट देते हैं जो हमें पौआ पिलाएं और दावत करें। ये नेता हमारे ऊपर होते हैं, हमने ऊपर नहीं होते। तब मैंने नेता की परिभाषा लिखी। नेता होता क्या है, श्वेत धोती टोपी वाला निकला तो बोली हवा इल्लू 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 इल्लू, तन का गोरा मन का काला निकला तो बोली हवा इल्लू 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 इल्लू। ये इल्लू 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 जनता को पता नहीं लगता है, जब नेता देश को ठगता है तो दिल करता है इल्लू 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 इल्लू। ये इल्लू इल्लू क्या है, ये इल्लू इल्लू, ये इल्लू इल्लू क्या है, ये इल्लू इल्लू। इल्लू का मतलब नेता लूलू, इल्लू का मतलब नेता लूलू। नेता लूलू कहते हैं यारो इलेक्शन में जब जात धर्म लड़ जाता है, कहते हैं यारो इलेक्शन में जब जात धर्म लड़ जाता है, चाहे देश चला जाए गड्ढे में हमें और मजा तब आता है, चाहे देश चला जाए गड्ढे में हमें और मजा तब आता है, जब मरे मुसलमान और हिंदू तो दिल करता है इल्लू 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 इल्लू। गुटर 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 गुटम गुटर 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 गुटम,
चढ़ गया ऊपर रे सिटरिया पे नेता सनीचर रे, चढ़ गया ऊपर रे सिटरिया पे कुर्सिया पे सिटरिया पे नेता फटीचर रे, मर गया वोटर रे वोटर बाकी दई के पोटरिया रे, आए चुनाव तो नंगा सा लगता वोट जब मांगे भिख मंगा सा लगता, आए चुनाव तो नंगा सा लगता वोट जब मांगे भिख मंगा सा लगता, सबके ही पांव पर के सिटरिया पे नेता फटीचर रे, विधायक नहीं नालायक हूं मैं, विधायक नहीं नालायक हूं मैं, निकम्मा हूं मैं पिटने लायक हूं मैं, निकम्मा हूं मैं पिटने लायक हूं मैं, नशे में पड़ा मुझे क्या पता, नशे में पड़ा मुझे क्या पता, पिबक्कर हूं मैं चकाचक हूं मैं, चकाचक हूं मैं, विधायक नहीं नालायक हूं मैं, हो कुर्सी में हो कुर्सी में कुर्सी में नेता समाई गो, पूरा देश लूट के खाएगो, हो कुर्सी में नेता समाई गो, पूरा देश लूट के खाएगो, मर गए हम तो इन भ्रष्टन पे खद्दरधारी इन दुष्टन पे, मर गए हम तो इन भ्रष्टन पे खद्दरधारी इन दुष्टन पे, जनता को हो जनता को कटोरा थमाई गो, पूरा देश लूट के। बात है आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। अंत में मैं आपको एक गीत और सुनाता हूं। मेरा स्वर बहुत अच्छा है दादा, मेरा स्वर इतना अच्छा है, जब पहली बार मैंने गीत गाया था तो मेरे स्वर को सुन के 18 गधे आत्महत्या करके वहीं मर गई कि तू इतना अच्छा क्यों गाता है। मैं बचपन से होशियार हूं, बचपन में इतना होशियार था, हेडमास्टर ने क्लास में से मेरा नाम काट दिया कि तू इतना होशियार कैसे हो गया है। बचपन में मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए, हेडमास्टर से बोले इसे जमा कर लो, कि मास्टर ने मेरे पिताजी की तरफ देखा और पिताजी से बोले अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है। मेरे पिताजी बोले आपका ये। अब मुझे बड़ी शर्म लगी, मैं अपने बाप का और मास्टर से कह रहे आपका। और मैंने शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। हेडमास्टर मुस्कुराया, मेरी तरफ देखा और मुझसे बोला बताओ ये किसके पिताजी हैं। मैंने कह दिया आपके ही हैं। अब तो हेडमास्टर गुस्सा हो गया, ले जाओ इसे मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास में लेके आया हूं। अब तो हेडमास्टर और गुस्सा हो गया, मुझसे बोला साइंस जानता है। मैंने कहा साइंस जानता हूं, ले एक सवाल बता। मैंने पूछो, मास्टर ने मोमबत्ती जलाई और बोला बता मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया। मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई, मैं बोला बता कहां गया। मैंने कहा मास्टर जी ये प्रकाश जहां गया है ये वहीं से आया था। तो मास्टर कह रहा तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा इतिहास जानता है। मैंने कहा जानता हूं। बोले बता हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मैंने कहा मास्टर जी इसका तो तुम्हें ही पता होगा क्योंकि तुम ही शादीशुदा हो। भाई हम तो बच्चे हैं, हमें क्या पता, तुम मास्टर हो, तुम ही बता दो हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। तो मास्टर कह रहा बेटा सुन मैं बताऊं। मैंने कहा बताओ। कि सुन इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है,
समझे? इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है। मैंने पूछा, मास्टर जी वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में एक बच्चे को जन्म देती है? अब मास्टर कह रहा तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा समझा दो। कि समझ बेटा, मेरा मतलब ये है जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है उतनी देर में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मास्टर बोला क्या कर रहा है? मैंने एक भी पैदा नहीं होने दूंगा, एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। तभी दूसरा विद्यार्थी आया और दूसरा विद्यार्थी कर रहा। ओ मास्टर बोला तू क्या कर रहा है? कि जल्दी जल्दी गिन मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए। मैं भारत को चीन बना रहा हूं। मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं। कल तेरी कॉपी पे 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तू। अच्छा ये बता, जब हम मक्का भूनते हैं तो कढ़ाई में से मक्का के दाने क्यों उछटते हैं? मैंने कहा तू कढ़ाई में बैठकर देख, अपने आप पता लग जाएगा तुझे जब तू उछटेगा तब। ओ मास्टर कह रहा तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं। कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा ये बता, 200 ग्राम रुई है और 200 ग्राम का बाट है। 200 ग्राम रुई और 200 ग्राम का बाट है, तो दोनों में कौन सा भारी है? दोनों में कौन सा भारी है? मैंने कहा मास्टर जी 200 ग्राम रुई तो बहुत हल्की है और 200 ग्राम का बाट बहुत भारी है। मास्टर बोला बेवकूफ, 200 ग्राम रुई 200 ग्राम और 200 ग्राम लोहे का बाट 200 ग्राम, तो फिर इसमें रुई कैसे भारी हो गई? वो लोहे का बाट कैसे भारी हो गया और रुई कैसे हल्की हो गई? सिद्ध कर। नहीं मास्टर जी 200 ग्राम रुई लेकर के तुम मेरे मुंह पे फेंक के मारो और 200 ग्राम का बाट लेके मैं तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारता हूं, तुम्हें तब पता लगेगा कौन सा भारी है। मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं। कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अंत में एक सवाल और बता। मैंने कहा पूछो। बोले बता महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? मैंने कहा मास्टर जी महिलाएं अपनी मांग में इसलिए सिंदूर भरती हैं लोगों को पता लग जाए इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। अब मास्टर बोला तू मुर्गा बन, तू मुर्गा बन। अब मुझे मुर्गा बना दिया, एक डंडा मारा और बोला बता तू कौन है? मैंने कहा मैं हूं मुर्गा। कौन? मैंने कहा मुर्गा। बोले बता मैं कौन हूं? मैंने कहा तू मुर्गी। वो मास्टर बोला तेरे पास क्या प्रमाण है कि मैं मुर्गी हूं? मैंने कहा कल तू मेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे देगा। बहुत अच्छा सुना वास्तव में। देखो इन सब ने आज के प्यार पर सुनाया कि लड़कों का प्यार कैसा है। जो लड़के फेसबुक पे नेट पे ये नहीं जानते ये कौन से शहर की है, कौन है, इसका बाप कौन है, कैसी जात है, क्या है, वो उससे शादी कर लाते हैं और फिर कहेंगे मेरे फोन पे 5000 दोस्त हैं और भैया से रोज लड़ते हैं, भैया से लड़ाई रहती है और बाहर के लोग दोस्त कोई जान नहीं पहचान नहीं, शादी कर लेते हैं। अंत में क्या परिणाम होता है शादी का? उनकी हत्याएं होती है, नदी नालों पे उनके सब दिखाई देते हैं और घर वाले पछताते हैं। इसलिए हम जो बड़े बूढ़े हैं आज जो बैठे हैं अपनी संस्कृति के, बुढ़ों का प्यार अच्छा था, बुढ़ों का प्यार इतना अच्छा था। ये जरूरी है कि हम फेसबुक पे लिखें आई लव यू बोलना जरूरी है प्यार में? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे मोहल्ले में एक दादा रहते हैं, 80 साल के हैं, जिंदगी में दादी से कभी उन्होंने ये नहीं कहा आई लव यू, जिंदगी भी नहीं कहा। और 8 बालक खेल रहे हैं घर में, 8 बालक हैं उनके। तो प्यार बुढ़ों का अच्छा था। एक बुढ़ा मर गया, ऊपर चला गया, 10 साल हो गए। जब जन्म दिवस आया तो वो बुढ़िया बोली नाती से, बेटा टिंकू तेरे बाबा को जन्म दिवस है, बाबा की तस्वीर उतार दे, तेरे बाबा से प्यार करूंगी। अब टिंकू ने बाबा की तस्वीर उतारी, बुढ़िया को दे दी। बुढ़िया ने बुड्ढे की तस्वीर लेकर के आंचल लेके बुड्ढे के मुंह को पूछा और बोली
तू तो चला गया, अब तुझे क्या पता मैं कैसे रहती रे, कितना प्यार करता था मुझे, मेरा कोई नहीं है दुनिया में, आजा तुझे मैं प्यार कर लूं। बुढ़िया ने बुड्ढे की तस्वीर को चूमना चाहा, उस तस्वीर के पीछे एक ततैया बैठा था, इतना पीड़ा ततैया। अब वो देख रहा कि बुढ़िया कब चूमे कब जाए काटूं मैं। अब बुढ़िया ने बाबा की तस्वीर को जैसे ही चूमना चाहा, ततैया ने बुढ़िया की नाक पर डंक मारा। अब बुढ़िया ने बुड्ढे की तस्वीर फेंकी आंगन में और बोली, मर गयो पर छेड़खानी नहीं छोड़ी तेने। इसलिए बुड्ढों का प्यार बहुत अच्छा था, आज का प्यार बहुत खराब है। अब विश्वास करो, देखो एक बात बताऊं, आज के जो युवा पीढ़ी है झूठी हो गई है। महिलाएं बहुत झूठ बोलती हैं, लड़के बहुत झूठ बोलते हैं। केवल नेट पे फेसबुक पे यही चल रहा है, स्वांग चल रहा है झूठा मूठा। मैं तो दिल्ली जा रहा था, ऊपर की सीट पर सो रहा, नीचे 3 महिलाएं बैठी, एक की उम्र होती कोई 80 साल की, तो दूसरी बोली, हाय बहन तुम्हारी उम्र कितनी है? तो बोली 80 साल की होती। ओ बहना ऐसी समझ, मेरी उम्र कोई 45 साल ही मान। ओ मैं ऊपर से देख रहा हूं, मैंने कहा झुट्टो झूठ बोल रही है। अब उससे उसने पूछा, बहन तेरी उम्र क्या है? वो होती कम से कम 60 साल की। तो वो कह रही, बहना मेरी उम्र मान के चले 18 साल की हूं, 18 साल की। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, मैं ऊपर सीट पर से यूं देख रहा, मैंने कहा ठगनी कितनी झूठ बोल रही है। अब उन्होंने दोनों ने तीसरी से पूछा, बहन तुम्हारी उम्र क्या है? वो थी 50 साल की। बोली बहन मैं मान 12 साल की हूं, 12 साल की। दादा मुझसे रहा नहीं गया, ऊपर की सीट से और मैं उनकी तीनों की गोद में कूदा, गोद में आके गिरा धड़ाम। बोली क्या कर रहा है? मेरी पैदा है। तो ये महिलाएं वास्तव में आज की पीढ़ी कितना झूठ बोलती है। तो हम लोग, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा एक बात और बताऊं, मेरे मोहल्ले में जो महिलाएं होती हैं वो 2 काम करती हैं और आदमी एक ही काम करता है। महिलाएं आदमियों से एक काम ज्यादा करती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे वो कौन सा काम है जो महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं। मैं उदाहरण देता हूं, जब कोई बुड्ढा घर में मर जाता है तो जो घर का मालिक है घोट मोट सर करा के 13 दिन तक घर में बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता। खेत बिक जाए दावत करेगा, मकान बिक जाए दावत करेगा, सब कुछ गिरवी रख जाए लेकिन दावत जरूर करेगा और 13 दिन चुप बैठेगा, बोलेगा नहीं किसी से। महिलाएं 2 काम करती हैं, एक तो घर का काम करती जाती है पूरा, और घर में जो कोई मिलने आता है तो वो रोना भी रोती है, जोर जोर से रोती हैं। 2 काम कर रही हैं। अब कैसे 2 काम कर रही हैं आप देखें। बुड्ढा मर गया, शमशान घाट में ले गए, तो शमशान घाट में चिता लगा रहे, लकड़ी लगा रहे, टांगों के नीचे लकड़ी लगाई, दुसंग की लकड़ी आ गई टांगों के नीचे, दुसंग की। दूसरा देख रहे हो तो वो कह रहे ओए लगेगी लगेगी। वो सोच रहा लगेगी, हाँ दुसंग की है लगेगी। वो लकड़ी छोड़ के पीछे आया, सर के पीछे एक गुम्मद लगकर, उसमें गुम्मद और पीछे गुम्मद रखा। तो वो फिर आया वहां, ओए चुभेगो चुभेगो। वो कह रहे तू सो जा पे, आजा तू सो जा, लगेगी चुभेगो लगेगी, तो सो मनोए वो मर गो बाकी लगेगी। अब वो चुप हो गया। अब घर को पहुंच गए तो रोने वाले महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं उस घर में, तो रोने के लिए जैसी महिलाएं आती हैं तो घर की महिला 2 काम कर रही हैं, रो भी रही हैं और घर का भी काम कर रही हैं। तो कैसे रो रही हैं? अरे बाबा बाबा मर गए रे, मर गो डोकरा। ओ बाबा घर की तिजोरी की चाबी कुका धर गयो रे, मर गयो रे, अरे मर गयो डोकरा। ओ बाबा तिजोरी की चाबी बता जा, नहीं तो ननदुल आवेगी, सगरे गहने लेके भाग जावेगी रे, चोटियां चोटियां। ओ बाबा तिजोरी की चाबी बता जा, बाबा मर गो डोकरा। अब उसके बाद में दूसरी महिला आई
और रोने आती है महिलाएं, महिला रो रही है, अरे बाबा अकेले ही गयो मो दुखी आगू संग ले जातो तो तेरा कहा जातो, अकेले ही गयो मो को संग नहीं ले गयो। अब तीसरी महिला ही रोने अरे अकेले ही गयो मो दुखी आगू संग नहीं ले गयो बाबा। अब रो रही है, वो मिलाती है जो भी आवे कि ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा खुद तो मर गए हो पर जब बिजली हो संग ले गए रे। अब बिजली लेके चलो, अब बोले तो बोले कहे थे, अब जो आवे वो अकेले ही गए हो, मो को संग क्यों नहीं ले गए हो। तो वो घोट मोट चांद करा के बैठा था, वो सुनना था। और जो कोई आवे मो को संग नहीं ले गए हो, तो वो घोट मोट चांद वालों मालिक बोलो कैसे संग ले जाता री, वो कोई मेटा डोर करके थोड़ी ले गए, वो तो अकेले ही गयो। अच्छा दादा एक बात बताऊं, मेरे मोहल्ले में एक भाभी है, भाभी उसके माथे पे इतना बड़ा बिंदा, इतना बड़ा, मैंने पहली बार देखा इतना बड़ा बिंदा। मैंने कहा भाभी जी एक बात बताओ, हमने तो पहली बार देखा है, इतना बड़ा बिंदा क्यों लगाती हो। बोली भैया जिसकी पत्नी जितनी बड़ी बिंदी लगाती है उसकी पति की उम्र उतनी ही बड़ी और लंबी होती है। तो मैंने कही हमारी पत्नी तो हमें मार में डोल रही है, इतनी सी लगाती है। अब वो भाभी चली गई, अगले हफ्ते भाभी फिर मिली तो बिंदा से बिंदी छोटी हो गई। मैंने कही भाभी जी आज तो बिंदी छोटी है। भाभी बोली तेरो भैया बीमार है गए ओए, तेरो भैया बीमार है गए ओए। तो मुझे दुख हुआ, भैया बीमार हो गया, मैं घर को आ गया। अगले हफ्ते भाभी फिर मिली, वो बिंदी और छोटी हो गई। तो मैंने डरते डरते पूछा भाभी जी आज तो बिंदी और छोटी। भाभी बोली अस्पताल गए हो तेरे भैया, अस्पताल गए हो। मैं खूब रोया, भैया अस्पताल गया। मैं घर को आ गया, अगले हफ्ते भाभी फिर मिली और छोटी बिंदी, जैसे पेन से किसी ने पॉइंट लगा दिया। अब मुझे डर लगा, मैंने भाभी जी क्या हुआ। इमरजेंसी में भर्ती है तेरा भैया, इमरजेंसी में 2 दिन आए गए। हेलो भाई साहब मेरे आंसू आए, मैं खूब रोया, धाड़ भर के घर आ गया। अगले हफ्ते भाभी फिर मिली, फिर इतना बड़ा बिंदा, उससे भी बड़ा बिंदा। मैंने कहा भाभी जी आज इतना बड़ा बिंदा। भाभी बोली मैंने तो दूसरा ब्याह कर लो। विश्वास करो मैं सच कहता हूं। अच्छा मैंने अपनी पत्नी से कहा देवी मैं गणेश बन जाऊं तो मेरे तो मजे आ जाएं। पत्नी बोली कैसे। सुन सुबह ही सुबह मुझे तू जगाएगी, फिर नहलाएगी, फिर कपड़े पहनाएगी, फिर मेरा भजन करेगी, फिर मुझे खाना खिलाएगी, रात को मुझे सुलाएगी, मेरे तो मजे ही मजे। पत्नी बोली सुनो तुम गणेश बन गए तो मेरे तो और भी मजे। मैं कैसे कि तुम्हें जगाऊंगी, नहलाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, भजन करूंगी, भोग लगाऊंगी, रात को सुलाऊंगी, और जब आवेगा विसर्जन को देना, और जब आवेगा विसर्जन को देना तो जमुना जी में तुमको बहाई के नए गणेश जी संग लेके आऊंगी। आप विश्वास करो ये पत्नियां होती हैं, लेकिन पत्नी धर्म पत्नी होती है। हम कितना कमाते हैं मफतलाल जी, विश्वास करो ये पूरे देश में कवि सम्मेलन कराते हैं, और ये तो आपका गांव है, पूरे देश में कराते हैं। हम बहुत पैसे कमाते हैं इनके चैनल से। हम पत्नी से कहते हैं इस महीने में हमने 2 लाख रुपए कमाए, तो पत्नी कहती है खूब कमाओ, कमा तो मेरी नाम ते रहे हो, मुझे पे सुना रहे हो, और तुम पे है का है मेरे अलावा। तब पता लगता है महिलाएं कितनी महान होती हैं। महिला नहीं हो तो पति तो इधर तो भक्ति ही डोले। इसलिए मफतलाल जी के सम्मान में अच्छा एक बात और बताता हूं कि मैं एक गीत सुनाऊंगा अंत में। एक इनकी मांग भर रहा हूं, ये कह रहे हैं एक मेरा आइटम है वो और सुन लें। दादा देखो
ये शराब के बारे में बता रही थी। मैं बताऊं, एक जो मेरा साला है वो हकला है, हकला। एक एक शब्द को 5-5 मिनट में बोलता है। जैसे ही साला मेरे कमरे में आया, मुझे देखा तो मुझे देखते ही बोला, मैंने कही है राम राम, बैठ 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 बैठ। 5 मिनट में बंदा राम राम नहीं कर पाया, बस ही गए। मैंने कही चल बैठ, हो गई राम राम, मान ली कोई तेरी। अब वो बैठ गया। मैंने कही ये 100 रुपए ले, बच्चे स्कूल गए, तेरे लिए खाना बनवाऊंगा और तू सब्जी लेके आ 100 रुपए की। वो बाजार में सब्जी खरीद रहा था, वहां एक सिपाही आ गया। अब वो सिपाही भी हकला। अब 2 हकले इकट्ठे हो गए। हकले सिपाही ने मेरे साले से टाइम पूछा, टाइम क्या हुआ है? तो मेरा साला बोला, पता नहीं है। अब वो सिपाही बोला, नकल कराने, नकल कराने। मेरा साला बोला, तू कर रहा है? सिपाही बोला, थाने चल। और मेरे साले को सिपाही थाने में ले गया। दरोगा से सिपाही बोला, दरोगा जी नकल कर रहा है मेरी। मेरा साला बोला, कर रहा है। अब दरोगा को आया गुस्सा। दरोगा ने डंडा उठाया और दरोगा बोला, दोनों चलो, दोनों अंदर चलो। अब वो शाम को लौट के मेरे घर आया। मैंने उससे पूछा, सच सच बता, तू अब कहां जा रहा है? तो बोला, इंटरव्यू देने जा रहा हूं। इंटरव्यू? मैंने कहा किसका इंटरव्यू देने जा रहा है? रेलवे में। मैंने कहा रेलवे में किसका इंटरव्यू देगा? अनाउंसमेंट करूंगा। और मैंने कहा हकले तू, और रेलवे में अनाउंसमेंट करेगा तू? हाँ, नहीं हकले तू रेलवे में अनाउंस कर लेगा? कर लूंगा। मैंने एक वाक्य बोल के सुना दे, मैं पूछता हूं तुझे, मैं यहीं पास कर दूंगा। बोले पूछो क्या बोलना है? मैंने कहा बोल। पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है, तू बोल के दिखा दे और पास। तो वो कह रहा, क्या हुआ? गई? कहां गई? टूंडला पहुंच गई। बहुत अच्छा है। समय का अभाव है, मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं। मैं सौरस में लिखता हूं, तो इसलिए एक गीत और सुना करके और मैं शहीद होना चाहता हूं। हाँ, मैं जिंदा शहीद हूं, वो अमर शहीद हैं। देखें आप, अच्छा मैं ठहनू हूं, जाट हूं, जाट। तो दादा मैंने क्या किया, अब मैंने मिलिट्री का फॉर्म भरा, अधिकारी के पास में इंटरव्यू देने गया। तो अधिकारी ने मुझे देखा, बोले कैसे आए? मैंने इंटरव्यू दे, मिलिट्री का फॉर्म भरा है। तो बोला शर्म नहीं आती? मैंने काहे की शर्म? कितने साल के हो? मैंने 55 साल का हूं। कि शर्म नहीं आती? 55 साल के होके और मिलिट्री का फॉर्म भरे हो, शर्म नहीं आती? मैंने कहा शर्म तो तुझे नहीं आती। बोला क्यों? मैंने कहा मैं जब से 18 साल का था तब से फॉर्म भर रहा हूं। तू नहीं ले रहा, शर्म तो तुझे आनी चाहिए। 18 साल से फॉर्म भर रहा हूं, कोई सुनता ही नहीं है, कोई लेता नहीं है मुझे। अब मेरी तरफ देख के बोला समझ गया, पर एक बात बता। मैंने क्या? कि इंटरव्यू तो कल का है और तू आज क्यों आ गया? मैंने आज मैं इसलिए आया हूं तुझे बताने कि तू अब मेरे भरोसे मत रहना, किसी और को ले लेना। बोला तू जाट तो नहीं है? मैंने हाँ समझ गया, मैं पक्का जाट हूं, ठहनुआ हूं। बोला मैं तुझे ले लूंगा, कोई बहादुरी का काम करके दिखा।
मैंने क्या है कि कारगिल का युद्ध चला है पाकिस्तान से, तू जा, जाट रेजिमेंट में तुझे भेजता हूं और तू कुछ करके दिखा, फिर तुझे भर्ती कर लूंगा। अब मुझे जाट रेजिमेंट में भेज दिया उसने, उधर से मुस्लिम रेजिमेंट पाकिस्तान से। अब तुम्हें पता है जाट तो जाट ठहरा 12 बजे अकल आवे, 12 बजे से पहले अकल नहीं आवे कि हमें क्या करना है। और जाट रेजिमेंट पहुंच गया वहां जाकर के, वहां सूचना हुई कल सुबह 5 बजे पाकिस्तान जाट रेजिमेंट और मुस्लिम रेजिमेंट में युद्ध होगा। अब क्या हुआ, सुबह 5 बजे के मुस्लिम रेजिमेंट के जवान 3 बजे सीमा पे आके डट गए और जाट में बुद्धि आवे 12 बजे, 11 बज गए और बीड़ी पी रहे 12 बज गए। एक बोला वो युद्ध पे जाना है, चलो युद्ध पे जल्दी से चलो। 4 घंटे में आधे मुस्लिम रेजिमेंट के जवान तो इंतजार करके वैसे मर गए, इंतजार में वहीं लुढ़क गए गर्मी में प्यासे प्यासे। अब जाटों को ध्यान आया तो एक जाट युद्ध पे आकर के मुझसे बोला, एक रेजिमेंट का जवान, भाई साहब नहीं, हाँ हम तो जल्दी में कारतूस को जो मारो हथको बैग, बाकी जगह हम खाने को थैला उठा लाए। कारतूस के बैग है तो वहीं बुलाए, खाने को थैला उठा लाए हम तो। दूसरा बोला, भाई साहब मैंने, हाँ हमारी बीड़ी के बंडल आ गए थैला में, अब कायते लड़ेंगे। मैं लड़ूंगा, तुम चिंता मत करो। जैसे ही 12 बजे और मुझ में अकल आई और मैं बोला पाकिस्तानी रेजिमेंट से कि मैंने की अशरीफ खान, वो अशरीफ खड़ा हुआ, मैं बबरुद्दीन खान, बबरुद्दीन खड़ा हुआ, मुझे किसने पुकारा, मैं डिशूं। शमसुद्दीन खान किसने पुकारा, डिशूं। रामुद्दीन खान किसने पुकारा, डिशूं। मैंने 5 मिनट में 9 मार दिए, 5 मिनट में 9 मार दिए। अब मेरी बहादुरी पे जब 9 मर गए, एक मुस्लिम रेजिमेंट का जवान बोला, यार जैसे ये हमारा नाम ले लेके हमें मार रहा है, हम भी तो इसे मार सकते हैं, ले मारो उसका नाम लो। तो उसने नाम लिया सबरस मुरसानी। मैं समझ गया जो मुझे चटकावे वो, और भाई साहब मैं वहीं झुक गया। 5 मिनट तक झुका रहा, 5 मिनट के बाद मैं खड़ा हुआ और मैं बोला, मुझे किसने पुकारा। वो खड़ा है बोला, मैंने डिशूं। मैंने एक और चटका दिया। अब मैं लौट के आया, वो अधिकारी बोला, शाबाश अब हम तुम्हें भर्ती करते हैं। मैंने थैंक यू, एक काम और करना है। मैंने क्या, कि वो डॉक्टर को खून दे के आओ और परेड करो। और तुम पास परेड हो रही, 300 मिलिट्री के जवान जाट रेजिमेंट के यूं खड़े लाइन में, मुझसे बोले परेड में खड़े हो जाओ। मैं बीच में खड़ा कर दिया। अब कमांडर आया और बोला आराम, सब आराम हो गए, सावधान, सब सावधान हो गए। मैं बाबर से देख रहा हूं जी क्या कर रहे हैं। फिर कमांडर बोला, सभी जवान बायां पैर उठा करके खड़े होंगे, बायां पैर उठा। अब सबने बायां पैर उठाया यूं और यूं खड़े हो गए। दादा मुझे ये नहीं पता कौन सा बायां है और कौन सा दायां है। मैंने दायां पैर उठाया, मैं यूं खड़ा हो गया, यूं। वो कमांडर वहां से देख रहा, यूं देखा और यूं देखा। फिर बोला, ये कौन सा जवान है जो दोनों पैर उठा के खड़ा हुआ है। ये दोनों पैर उठा के कौन खड़ा हुआ है बीच में। अब उसे दोनों पैर दिखाई दे रहे मेरे, इधर सबका खड़ा हुआ, इधर मेरा खड़ा हुआ। ये बीच का जवान यहाँ है, ये तो दोनों पैर उठा के खड़ा हुआ है। मैं गया, सर मैं हूं। उसने मेरी पीठ ठोकी और बोला, देख लो तुम 6 साल से भर्ती हो, एक ही पैर पे खड़े हो सकते हो, ये जवान है दोनों पैर उठा के खड़ा सकता है। शाबाश, इसके लिए धन्यवाद। माला पहनाई और बोले, जाओ डॉक्टर को खून और दे करके आओ, कल से तुम्हारी ड्यूटी। मैं गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोला, कैसे आया। मुझ में देशभक्ति का जुनून। मैंने कहा, डॉक्टर देश के लिए खून देने आया हूं। डॉक्टर मुझे देखा, बोला, तो में खून है ही ना, तू देगा कहां से। मैं डॉक्टर मैं देशभक्त हूं, खून दूंगा। डॉक्टर बोला, ठीक है, तू पहले रक्तदान का फॉर्म भर। मैंने कहा, ला। मैंने रक्तदान का फॉर्म भर दिया। डॉक्टर ने मुझे बेड पर लेटाया, एक सिरिंज लाया, एक बोतल लगाई और बोतल लगा नीचे रख के सिरिंज लगा करके मेरे शरीर में और नली बोतल में डाल के बोला, खाना खाए हुए जा रहा हूं, परसों आऊंगा। वो मेरे परसों आवेगा तू और मैं मरेगा तो। बोले 3 महीना से पहले तो भर रही ना जी बोतल।
3 महीने से पहले नहीं भर रही है। मैंने कहा मां मैं मर गया तो फिर मेरा क्या होगा? बोला तेरे मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्यों? कि देख तूने फॉर्म कैसा भरा है। मैंने कहा दिखा। मैंने फॉर्म देखा तो दादा उस बेईमान डॉक्टर ने रक्तदान की जगह प्राणदान का फॉर्म भरवा दिया मुझसे। और अचानक चिल्लाया निकल आई निकल आई निकल आई। मैंने क्या कि एक बूंद खून की निकल आई और एक बूंद खून देके मुझे होश नहीं रहा और मैं जमीन पे गिरा धाम। तब डॉक्टर ने मुझे होश में लाने के लिए 3 बोतल खून चढ़ाया और बोला खून लेवे आयो को देवे आयो। अब मैं अंत में 6 लाइन का वो गीत सुना रहा हूं उस जवान के लिए। हमारे देश के हमारे गांवों के सबसे अधिक मिलिट्री में जाते हैं। मैं उन वीरों के लिए जो शहीद हो गया था, अंग भंग लाश उस गांव में आई थी, पूरा गांव देखने आया, पूरा एरिया आया, मैं भी गया, मैं भी दर्शन करके आऊं शहीद के। आप विश्वास करो अपार भीड़, अंग भंग लाश, छोटा सा बच्चा 5-6 साल का और उसकी माँ दादी माँ अंधी, आंखों से दिखाई नहीं देता, पत्नी, 3 ही बच्चे परिवार में। तो वो बच्चा रो रहा था तो मैंने बच्चे से पूछा बेटा तुम्हारे पापा जी कहाँ गए हैं? तो बच्चा बोला अंकल जी हमारे पापा जी राम जी के पास गए हैं। बच्चे की बात को सुन के सैनिक की अंधी दादी मां रोने लग गई, पत्नी रोने लग गई। तब छोटा सा बच्चा दादी मां को और मम्मी को धैर्य बनाता है, 6 साल का बच्चा। मैं 6 साल के बच्चे के लिए उसकी तोतली भाषा में एक गीत सुना रहा हूं उस शहीद के नाम। आप देखें सुने बच्चा कैसे दादी मां को चुप करता है। प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना। आगे बच्चा बोलता है कि जिस धरती पर पैदा हुए उसकी माटी बलिदानी है। हम जिस धरती पर पैदा हुए उसकी माटी बलिदानी है। दुनिया की ताकत हार गई, भारत का ऐसा पानी है। स्वार्थ को जो भी जीते हैं उनकी भी क्या जिंदगानी है। जो मातृभूमि पर मिट न सकी, जो मातृभूमि पर मिट न सकी, वो भी क्या यार जबानी है, वो भी क्या यार जबानी है, जबानी है। हिम्मत कभी खोना, साहस कभी खोना, हिम्मत कभी खोना, साहस कभी खोना, प्याली मम्मी लोना, प्याली दादी लोना, लोना, प्याली मम्मी लोना, प्याली दादी लोना। उसके पिता का, शहीद पिता का तस्वीर टंगी हुई थी। बच्चा क्या बोलता है आगे? माथे पर तेज चमकता है और प्याली ची तस्वीर है। माथे पर तेज चमकता है, प्याली ची तस्वीर है। ये अंकल मेरे पापा, ये अंकल मेरे पापा, जिनका नाम रणबीर है। ऊंची चोटियों पर कब्जा कर जिसने बचाया कश्मीर है। मैं उसी बाप का बेटा हूँ, मैं उसी बाप का बेटा हूँ। मेरी कितनी बड़ी तकदीर है, मैं उसी बाप का बेटा हूँ। मेरी कितनी बड़ी तकदीर है, कितनी बड़ी तकदीर है, तकदीर है। अंधे न खोना और रोके न धोना, अंधे न खोना रोके न धोना,
प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया।